हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। पिछली वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों को हराया, अपने जो भी उनके विपक्षी कंपनी थे उन सभी को उन लोगों ने हराया, उनके व्यापार को नष्ट किया और उनकी शक्ति को छीन किया और खुद एक सर्वोच्च शक्ति बना। यहाँ पर कंपनियों के बीच अब अंग्रेज लोगों के सामने पूरा हिंदुस्तान था कब्जा करने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अपना कदम बढ़ाया वह बंगाल की तरफ बढ़ाया, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे समृद्ध क्षेत्र था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और हम समझते हैं यहाँ पर कि बंगाल पर आखिर किस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों ने अधिकार जमाया। तो अगर इसके अधिकार के रूप में हम बात करें तो यहाँ पर दो युद्धों के साथ ही अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। पहला पालासी का युद्ध और दूसरा बक्सर की युद्ध। इन दोनों युद्ध के पश्चात यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। चलिए देखते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। तो ये मुगल जो साम्राज्य था उस समय उस के क्षेत्र में आने वाला एक क्षेत्र था बंगाल, और ये सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पीछे की वीडियो में जाना था कि किस तरह से जो मुगल के प्रांतीय क्षेत्र थे वो किस तरह से खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। तो यहाँ पर उसी के क्रम में यहाँ पर मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासक बन बैठा था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। वह स्वतंत्र था लेकिन खुद को अभी भी वह मुगल बादशाह के अधीन मानता था और उन्हें अपना राजस्व जरूर भेजता था। यहाँ पर राजस्व भेजा करता था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, वहां पर इसने स्थानांतरित किया और इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण यानी कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। तो देखिए यहाँ पर मुर्शिद कुली खां के बारे में यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें जानते हैं, जैसे कि इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लाएगा। मुर्शिदाबाद कहाँ पर है? तो मुर्शिदाबाद जो है वह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एक काम तो इसने ये किया कि अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। दूसरा काम इसने कृषि के क्षेत्र में किया। दूसरा काम इसने किया कि एक इजारेदारी प्रथा को यहाँ पर लगाया, जिससे वह कृषकों से क्या लेता था? ऋण लेता था। और दूसरा जो यहाँ पर व्यवस्था किया वह तकाबी ऋण का व्यवस्था किया। तकाबी ऋण व्यवस्था क्या था कि खेती से पहले ही हम यहाँ पर राजा जो था वह कृषक को क्या करता था? ऋण दे देता था। तो इससे फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा ये हुआ कि कृषि का यहाँ पर विस्तार होने लगा। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि मुर्शिद कुली खां के बाद उसका ही दामाद का नाम है सुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खां के बाद दामाद यहाँ पर शासन करने आता है। देखिए यहाँ पर बंगाल के नवाब जो हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार पहले हम लोग इस बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर लगभग 11 लोगों के बारे में बताया गया है। बंगाल के जो 11 नवाब हैं इसमें से कुछ ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और फिर अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला और फिर मीर जाफर और मीर कासिम। बाकी सारे जो हैं उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं और इनके शासनकाल भी बहुत ही कम है। जैसे मुर्शिद कुली खां जो है 1713 से 1727 तक यहाँ पर बंगाल का नवाब बनता है, वहाँ का शासन संभालता है। सिजाउद्दीन आता है उसके बाद। सुजाउद्दीन जो था वह 1727 से 1739 ईस्वी तक रहता है। और सरफराज खां ये आता है 1739 से 1740। ठीक है, अलीवर्दी खां जो आता है 1740 में आता है और 1756 तक ये नवाब बना बैठा रहता है। और फिर आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है 1756 से 1757 ईस्वी तक रहता है।
मीर जाफर यहाँ पर 1757 के बाद 1760 आता है, और मीर जाफर के बाद मीर कासिम आता है, याद रखिएगा। और ये 1760 से 1763 है, और फिर से यही मीर जाफर फिर से बनेगा 1763 में, ठीक है। 1763 में मीर जाफर फिर से नवाब बनता है, और ये फिर 1765 तक रहता है, और फिर इसे हटाकर निजामुद्दौला को यहाँ पर क्या बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है। फिर उसके बाद निजामुद्दौला 1765 से 1766 तक रहता है, और फिर सैफुद्दौला जो था, सैफुद्दौला 1766 से 1717 तक नवाब बनकर रहता है। उसके बाद मुबारकुद्दौला ये 1770 से 1755 तक। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जैसे कि मुर्शिद कुली खां ये महत्वपूर्ण है, सिजाउद्दौला ये भी महत्वपूर्ण है, अलीवर्दी खां ये भी महत्वपूर्ण है, सिराजुद्दौला ये भी महत्वपूर्ण है, मीर जाफर और मीर कासिम ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो इन लोगों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और इनके शासनकाल को भी। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया था कि मुर्शिद कुली खां के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बनता है वह उसका दामाद बनता है, और उसका नाम था सिजाउद्दौला, जो कि सिजाउद्दौला 1727 से 1739 के बीच यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो 1740 के गिरिया के युद्ध में सफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां का नवाब बना, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां के बाद यहाँ पर सिजाउद्दीन आता है। सिजाउद्दीन के बाद यहाँ पर सरफराज आता है, और सरफराज को मारकर अलीवर्दी खां आता है। अलीवर्दी खां कहाँ का था, तो ये बिहार के सर सूबेदार था, ठीक है। तो ये बिहार से था, बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बना। फिर इसके बाद ये अलीवर्दी खां क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। देखिए, तो यहाँ पर अलीवर्दी खां ने आकर मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, नहीं तो मुर्शिद कुली खां, सिजाउद्दीन और सरफराज ये तीनों जो थे शुरू के, ये तीनों ने मुगलों को अपना राजस्व दिया। और इसके बाद जब अलीवर्दी खां आता है, जो कि यहाँ पर सरफराज को हराता है गिरिया के युद्ध में। गिरिया का युद्ध कब होता है, याद रखिएगा, 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। और यहाँ पर उसे हराने के बाद जब ये शासन करता है, शासन संभालता है बंगाल का, तो उसने अलीवर्दी खां ने यहाँ पर राजस्व देने से साफ इनकार कर देता है मुगलों को, कि अब हम मुगलों को यहाँ पर, ये पूरी तरह से अब स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अब राजस्व नहीं देता है, कोई हिसाब नहीं। तो ये अब अलीवर्दी खां यहाँ से पूर्ण स्वतंत्र बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशील बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिजाउद्दौला हुआ। तो यहाँ पर ज्यादातर दामाद ही हैं, एक दूसरे जो भी नवाब बनते हैं वो अपने अपने उत्तराधिकारी अपने दामाद को बना रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जब अलीवर्दी खां बढ़ता है, तो यहाँ पर जो हमारा बंगाल है वो इतना समृद्धशाली हो जाता है, इतना विकसित होने लगता है यहाँ पर खेती, क्योंकि अलीवर्दी खां शुरू में ही, अलीवर्दी खां से पहले जो मुर्शिद कुली खां आया, इसने खेती के पक्ष में बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। खेती और कृषि के पक्ष में बहुत अच्छा काम किया था, और उस समय जो क्षेत्र को विकसित करने वाली जो चीज थी वो खेती थी। उस समय राजस्व का ही सबसे बड़ा योगदान होता था किसी भी क्षेत्र का समृद्ध होने में, और यहाँ पर शुरू से ही खेती की बढ़ावा मिली। और दूसरी बात, जैसे ही अलीवर्दी बना यहाँ पर तो उसने राजस्व देने से मना कर दिया। अब पूरा राजस्व यहाँ पर बंगाल में ही रहने लगा, ठीक है, जो कि पहले मुगलों को चला जाता था। तो यहाँ पर अब बंगाल क्या होने लगा, समृद्ध होने लगा, और इसे उस समय भारत का स्वर्ग कहा गया, ठीक है। और फिर जब अलीवर्दी के बाद कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। अब यहाँ के बाद हम लोग आगे देखते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी, और इस घटना के रचयिता जेड हावेल के अनुसार, ठीक है, इस घटना के रचयिता जेड हावेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। और इसी घटना को
ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता था। तो ये घटना कब घटी? 20 जून 1756 को। कब घटी? किसके द्वारा ये घटना घटी थी? ये नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा घटी। और ये घटना क्या थी? देखिए, इस घटना के अंतर्गत ये हुआ कि 146 अंग्रेजों को पकड़ा गया और उनको एक कमरे में, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। और फिर अगली सुबह यहाँ पर उसमें से कई सारे अंग्रेज मर गए, सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बचे। तो इसी घटना को यहाँ पर ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये घटना की जो पुष्टि है वो बहुत कम होती है, लेकिन अंग्रेज अपने ज़माने में जो लिखे हैं इतिहास, उसके अनुसार ये घटना माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पालेसी के युद्ध के बारे में जानते हैं। पालेसी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। देखिए, यहाँ पर कई बार ये कहा जाता है कि अंग्रेज जो थे वो सिर्फ व्यापार करने आ रहे थे और उनको यहाँ पर बिना चाहे ही मिल गया भारत का जो राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इस केस में होता क्या है कि जब पालेसी का युद्ध होता है जो कि 23 जून 1757 को होता है, तो यहाँ पर अंग्रेज पहले ही मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लेते हैं और इस वजह से मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को क्या कर देता है? धोखा दे देता है और युद्ध से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो सेनापति मीर जाफर था उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और ये जब युद्ध से बाहर हो जाता है तो सिराजुद्दौला जो है वो अकेला पड़ जाता है और इस वजह से इसकी पालेसी के युद्ध जो थी 23 जून 1757 को, उसमें हार हो जाती है। उस समय जो अंग्रेज सेनापति था वह रॉबर्ट क्लाइव था। याद रखिएगा कि पालेसी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो सेना नायक था वह रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था उसने धोखा दिया था। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला ये कि जो पालेसी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757, और इसमें दो सेनापति महत्वपूर्ण हैं। एक तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों का सेनापति था और दूसरा मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो मीर जाफर यहाँ पर धोखाधड़ी करता है और अपनी जो निष्ठा है वो नहीं युद्ध में दिखा पाता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से पूर्ण निष्ठा के साथ अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है और वो जीत जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को फिर बाद में क्या बनाता है? यहाँ पर बंगाल का नवाब बना देता है, यानी कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर यहाँ पर क्या बनता है? नवाब बनता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसने युद्ध में न शामिल होकर के अंग्रेजों का एक तरह से सहयोग किया और उसके सहयोग करने के एवज में यहाँ पर इसे बंगाल का नवाब बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रहे और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो पलासी है वह भागीरथी नदी के किनारे है और यहाँ पर दो छोटे छोटे सेना नायक थे, एक तो मोहनलाल और दूसरा मीर मदान। ये दोनों जो थे वह वफादारी दिखाएं यहाँ पर और ये लोग लड़े सिराजुद्दौला के साथ और जिसमें मीर मदान की यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है युद्ध क्षेत्र में ही। तो ये लड़ते हुए मीर मदान मर जाता है और यहाँ पर जो धोखा देता है उसका नाम मीर जाफर है और मीर जाफर को यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना नवाब बनाया बंगाल का। आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर स्थानांतरित किया। तो अब 1760 में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने मीर जाफर को हटा देता है। ये वही मीर जाफर है जो कि सिराजुद्दौला को धोखा दिया और युद्ध में शामिल नहीं हुआ और इसी के कारण से यहाँ पर अंग्रेजों ने उसे नवाब बनाया था और फिर इसे 1760 में यहाँ पर नवाब के पद से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को क्या बना देते हैं? बंगाल का नवाब
बना देते हैं। हालांकि फिर से मीर जाफर एक बार यहाँ पर क्या करता है, नवाब बनता है, जो कि 1763 में बनता है। ठीक है, मीर कासिम के बाद यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि मीर कासिम के बाद मीर जाफर फिर से एक बार बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम मीर कासिम की बात कर रहे हैं, जो कि मीर जाफर का दामाद था, और इसे अंग्रेजों ने 1760 में यहाँ पर बंगाल का नवाब बनाते हैं। ठीक है, मीर कासिम क्या करता है कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है। ठीक है, जो कि मुगदलपुर स्थानांतरित कर लेता है। मुंगेर ही मुगदलपुर है, तो इसे स्थानांतरित कर लेता है। यहाँ पर नोट डालकर लिखा है कि बंगाल की राजधानी का क्रम है, पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद हुई, और मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर हुई। और आपको बताना है कि ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया। ठीक है, तो ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अभी के वीडियो में बात किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का जो युद्ध होता है वह 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच होता है। यही मीर कासिम जिसे अंग्रेजों ने नवाब बनाया था, जो कि मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, तो यहाँ पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और इसी युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। अवध के नवाब जो सिजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। ठीक है, देखिए बक्सर का युद्ध जो था वह 1764 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो दो युद्ध हुआ, एक तो पलासी का युद्ध और दूसरा जो था वह बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज का सेनापति था वह हेक्टर मुनरो था, और पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो ये जो 1764 का युद्ध होता है, इसमें एक गुट में अंग्रेज होते हैं। ठीक है, और उसके दूसरे पक्ष में जो कि इस युद्ध में दूसरा जो पक्षधर होता है वह होता है मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर तीन लोग मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं। और इसके बाद समझिए तो यहीं से जो है वो अब जो पूरी तरह से ये अपने शासन व्यवस्था को लागू कर देते हैं अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इसके आगे का जो हमारा चैप्टर है वो है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। तो इसमें जानेंगे कि अंग्रेजों ने मैसूर को कैसे जीता। मैसूर के जो शासक थे हैदर अली थे, उसके बाद यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, यानी कि अंग्रेजों ने मैसूर को किस तरह से जीता और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से किस तरह से लड़ा। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अंग्रेज और मैसूर के बीच के संबंध को समझेंगे।